गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ राहुल 247 पर। जैसा कि आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे टीजीटी सोशल साइंस में जो बीपीएससी टीआरई 3 में आपका इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का जो प्रश्न पूछा, वो सभी प्रश्न टेक्स्ट बुक और एनसीईआरटी का निचोड़ लिया गया और भाषा इतना अच्छा सेट किया गया कि बहुत सारे अभ्यर्थी इसमें कंफ्यूज हुए। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं प्रश्नों से और इसके उत्तर को जानेंगे। साथ ही साथ अगर आप प्रीवियस ईयर के सभी प्रश्न पत्रों का हल देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जहां पे इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, चाहे वो पीआरटी हो, टीजीटी हो या 6 to 8 की हो, मैं सभी बारी बारी से करा रहा हूं, आप देख सकते हैं। चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, लोहा एवं इस्पात उद्योग किसके निकट स्थापित किया जाए? किसके निकट स्थापित किया जाना चाहिए, ये प्रश्न होना चाहिए। तो कच्चे माल अयस्क की उपलब्धता जहाँ पे हो और बाजार हो जहाँ पे आयात और निर्यात आसानी से हो सके। तो इसका 2 ऑप्शन सही है, इसका मतलब इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपर्युक्त में से एक से अधिक। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए ये तो आसान प्रश्न है। COP27 शिखर सम्मेलन का विषय क्या था? तो इसका जो विषय था वो था जलवायु परिवर्तन के लिए स्वतंत्र। 3 नंबर प्रश्न है, सतता विज्ञान सतत विकास और डैश की अवधारणाओं का अध्ययन है। तो ये पर्यावरण विज्ञान का अध्ययन है। सतता विज्ञान सतत विकास और पर्यावरण की अवधारणाओं का अध्ययन है। और एक चीज़ जान लीजिए, ये पीआरटी चाहे 6 to 8 हो या 9 10 हो, यहाँ से जनरल पेपर में भी आपको 8 या 8 प्रश्न देखने को मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। देश के समावेशी विकास से आप क्या समझते हैं? समावेशी मतलब होता है सभी की भागीदारी। तो यहाँ एक ही ऑप्शन सही दिख रहा है, देश में समाज के सभी वर्गों के सक्रिय भागीदारी, यही एक ऑप्शन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 का ए। देखिए समावेश का मतलब, जैसे आप समावेशी शिक्षा के बारे में भी सुने होंगे, डीएलएड में अगर पढ़े होंगे तो देश के समावेशी, तो समावेश का मतलब होता है चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी समुदाय का हो, सभी की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। और यहाँ देखिए, देश में केवल व्यापारिक घराने की सक्रिय भागीदारी बिल्कुल नहीं, देश में केवल समाज के गरीब लोगों नहीं, गरीब लोगों की ही केवल भागीदारी कैसे, सबका सामंजस्य होना चाहिए। 5 नंबर प्रश्न देखते हैं, क्या पूछा? संयुक्त राष्ट्र द्वारा सतत विकास लक्ष्य एसडीजी की संख्या है। तो जो इसकी संख्या है वो है 17। क्या है? 17। नेक्स्ट है, सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को जाना जाता है, यूएनसीएसडी को जाना जाता है कब? तो रियो 2012। इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। चलिए 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार के सार्वजनिक ऋण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर चुनें। तो इसका सही जवाब ट्रेजरी बिल और दिनात्मक प्रतिभूतियां, बाह्य वाणिज्य उधार और एनआईआई जमा। इसे स्टार मार्क कर लीजिए। इस प्रश्न मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूं तो मैं आपको नहीं समझा सकता। चलिए आगे देख रहा हूं। आगे जो प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, अनौपचारिक क्षेत्र में शामिल है। तो देखिए अनौपचारिक क्षेत्र में क्या क्या शामिल है? कारीगर, कुटीर उद्योगपति, छोटे व्यापारी, चाय की दुकान के मालिक, ये अनौपचारिक क्षेत्र हो गया। कचरा बनाने वाले, जितनी अनधिकृत टैक्सियां मरम्मत करने वाले बिल्कुल नहीं। तो यहाँ 8 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ये देखिए ये भी आ जाएंगे अनौपचारिक क्षेत्र यानी प्राइवेट सेक्टर में। स्वरोजगार,
तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा केवल एक, और यहाँ स्वरोजगार भी है। ठीक है, और कम पूंजी कौशल और प्रवेश बाधाओं के साथ, तो इसका सही जवाब यही हो जाएगा, एक और दो केवल इसका सही है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न 9 नंबर। अतिरिक्त उत्पादन के प्रति यूनिट के लिए उपयोग की गई अतिरिक्त पूंजी को कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है वृद्धिशील पूंजी उत्पाद अनुपात। वृद्धिशील पूंजी उत्पाद अनुपात कहा जाता है। 10 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत कृषि विपणन किस सूची में है? तो जो कृषि विपणन है ना, ये है आपके राज्य सूची का विषय। किसका विषय? राज्य सूची का विषय है। आगे प्रश्न देखते हैं हम लोग 11 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन और आय में वृद्धि के साथ उच्च स्तर पर व्यावसायिक गतिविधियों को दर्शाता है? तो ये बूम, क्या दर्शाता है? बूम। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, विभिन्न आयु वर्ग के लोगों का समूह कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? तो आयु रचना कहलाता है। आयु रचना। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। लिंगानुपात क्या है? तो प्रत्येक 1000 मेल पे फीमेल की संख्या। तो प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? लिंगानुपात कहते हैं। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। आगे जो प्रश्न है, और हाँ, अगर आप लोग सेशन को देख रहे हैं कैसे टेक्स्ट बुक से तैयारी करना है, मैं इसी आधार पे आप लोगों को मॉडल सेट बना करके कम से कम समय में बेहतर तैयारी के लिए और ठीक इसके इर्द गिर्द के प्रश्नों को टेक्स्ट बुक से मैं निकाल करके पढ़ाऊँगा इस चैनल के माध्यम से। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें, ताकि जब भी मैं वीडियो दूं, देखिए वीडियो का मेरा कोई परफेक्ट टाइम नहीं है, लेकिन शाम का जो मैं वीडियो अपलोड करता हूं वो 7 से 7:30 के बीच में अपलोड करता हूं, या 7 से 8 मान लीजिए। और सुबह का जो वीडियो अपलोड होता है वो होता है, एक होता है 7:05 में, एक होता है 9:30 में। ये 2 टाइमिंग है। और शाम का वीडियो यानी 7 से 7:30 के एक बीच में, और एक 9 बजे के करीब, यानी कुल 4 वीडियोस आपको मिलता है। कभी कभी 3 या 2, समय नहीं मिलता है क्योंकि दिन में तो स्कूल में रहता हूँ, खुद एक टीचर हूँ, बीपीएससी द्वारा सेलेक्ट हुआ हूँ। कैसे टेक्स्ट बुक को पढ़ना है, वहाँ से प्रश्न निकालना है, ये सब मैं बातें करूँगा। और रीजनिंग मैथ का तो मैं आपका ऐसे तैयारी कराऊँगा कि एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। यहाँ तो मान लीजिए कहीं से प्रश्न पूछ देगा, नहीं पता है तो नहीं बना, लेकिन मैथ रीजनिंग ऐसे तैयार कीजिए कि कोई भी प्रश्न आपका छूटे नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 14 नंबर, जनसंख्या में बच्चों का एक बड़ा हिस्सा निम्नलिखित का परिणाम है। तो जब कहीं की जनसंख्या में बच्चों की संख्या लगातार बढ़ने लगती है तो समझ जाइए कि वहाँ उच्च जन्म दर है। क्या है? उच्च जन्म दर है। नेक्स्ट 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित कारकों में से कौन सा कारक छिड़काव जनसंख्या के लिए जिम्मेदार है? तो उपजाऊ मिट्टी और प्रचुर मात्रा में वर्षा। यानी 15 का आपका आंसर जो है वो, इस पे थोड़ा डाउट है, ठीक है, इसे स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि इसका एग्जैक्ट आंसर मुझे नहीं पता है। प्रश्न एक बार देख लेने दीजिए। निम्नलिखित कारकों में से कौन सा कारक छिड़काव यानी वितरण जनसंख्या के लिए जिम्मेदार है? बिहार इलाके और प्रतिकूल जलवायु। इसे स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं पता है। नेक्स्ट है 16 नंबर प्रश्न। देखिए ये जो प्रश्न है आप आसानी से पकड़ सकते हैं पढ़कर। निम्नलिखित में से एक निश्चित समय में समाज में पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता की सीमा को मापने के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक संकेतक है। देखिए कितना ज़बरदस्त वर्ड का यूज किया है बीपीएससी। यहाँ देखिए समानता, क्या बोला है? समानता और सामाजिक संकेतक। तो आपको पता है कि मेल से जब फीमेल का हम लोग रेशियो करते हैं
यानी 1000 मेल पे मैंने आपको फीमेल का जो रेशियो बताया, और अभी भारत का जो लिंगानुपात है ये कुल 943 है। भारत का लिंगानुपात कितना है? 943। यहाँ से भी प्रश्न बना था 2011 के जनगणना के अनुसार। तो ये क्या बताता है? तो आप पकड़ लिए होंगे आसानी से, लिंगानुपात बताता है। क्या बताता है? लिंगानुपात बताता है। 17 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा तृतीयक गतिविधि नहीं है? देखिए, आप क्लास 10th का जब पढ़ेंगे ना इकोनॉमिक्स, तो उसमें आपको मिलेगा प्राथमिक गतिविधियां, द्वितीयक गतिविधियां और तृतीयक। जैसे सेवा क्षेत्र तृतीयक में आ जाएगा, कृषि से संबंधित प्राथमिक सेक्टर में आ जाएगा। यानी अर्थशास्त्र के विकास से 3 क्षेत्रों में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो यहाँ कह रहा है कि तृतीयक गतिविधि नहीं है, तो भवन और निर्माण कार्य जो है ये द्वितीयक गतिविधि होता है, और तृतीयक गतिविधि नहीं है तो बैंकिंग सेवा क्षेत्र हो जाएगा, परिवहन और संचार सेवा क्षेत्र हो जाएगा, शिक्षा सेवा क्षेत्र हो जाएगा। तो यहाँ नहीं की बात कर रहा है कि तृतीयक क्षेत्र नहीं है, आंसर हो जाएगा सी। चलिए 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। और हाँ, एक बार सभी लोग जितने देखते हैं हमारे भाई बहन, वो सभी लाइक ज़रूर करें, क्योंकि ये वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत लगता है। स्कूल करके आता हूँ और शाम को बैठ करके एनालिसिस करके 3-4 किताबें खोलकर SCERT का आंसर ढूंढकर तब आपको आंसर देता हूँ, और फिर उसके आधार पे मैं आपको मॉडल आंसर ढूंढ के, मतलब आप नहीं समझे, एग्जैक्ट पता करके कि हाँ इसका 100% ये आंसर है कि नहीं। आंसर तो मान लीजिए पता है, लेकिन आपको मैं गलत बता दूं और 2-3 प्रश्न आप गलत करके एग्ज़ाम में आ जाओ, तब तो सारा दोष मेरा हो जाएगा। देखिए, ये भूगोल का प्रश्न है जो कि आपको इकोनॉमिक्स में भी देखने को मिला। भारत का कुल क्षेत्रफल दुनिया के क्षेत्रफल का कितना ही प्रतिशत है? तो 2.4%। और बात करें जनसंख्या में, भारत का प्रतिशत वैल्यू कितना है पूरी दुनिया में? तो 17.5%। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न। भारत में किस वर्ष को एक महान जनसंख्यिकीय विभाजन माना जाता है? तो क्लास 9th के टेक्स्ट बुक SCERT का जब पढ़िएगा, बिहार पब्लिकेशन का, तो उसमें ये दिया गया है, और NCERT में भी दिया गया है, क्योंकि 1921 में जनसंख्या घटा था, इसीलिए इसे कहा जाता है महान जनसंख्यिकीय विभाजन। 20 नंबर प्रश्न है, जनसंख्या के निम्नलिखित प्रवास में से कौन सा जनसंख्या के आकार को नहीं बदलता है? तो कौन सा जनसंख्या के आकार को नहीं बदलता है? बाहरी प्रवास तो ये तो बदलेगा, आंतरिक प्रवास ये भी बदलेगा, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास ये भी बदलेगा, और कह रहा है कि नहीं बदलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है 17 नंबर प्रश्न, तो आपने देख लिया था। 21 नंबर प्रश्न देखिए, प्राथमिक गतिविधियों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? अब देखिए, फिर विकास के क्षेत्रक से पूछ लिया प्रश्न, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। इसको मैं देखिए जब पढ़ाऊंगा ना टेक्स्ट बुक आपको मॉडल सेट बना करके, तो आपको इतने अच्छे से नोट्स में समझाऊंगा कि आप कहीं से उसको घुमा करके प्रश्न पूछे, भाषा बदले, आप आंसर ऑप्शन से पकड़ लेंगे। तो प्राथमिक गतिविधियों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो कृषि तो प्राथमिक गतिविधि है, पशुपालन भी प्राथमिक गतिविधि है, और शिक्षा देना ये सेवा क्षेत्र है, ये तृतीयक गतिविधि है। तो कौन प्राथमिक नहीं हुआ? सी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। आगे जो प्रश्न है 21 नंबर, भारत में अनुसूचित जाति के सबसे अधिक संख्या वाला राज्य कौन सा है? तो देखिए, भारत में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति का जनसंख्या मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है, और यहाँ मध्य प्रदेश ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा ई। लेकिन प्रश्न अगर रहता निम्नलिखित में से, तब इन तीनों में से किसी एक का आपको जवाब देना होता है जिसमें अनुसूचित जाति की संख्या अधिक होती, लेकिन निम्नलिखित नहीं कहा है, भाषा बदल दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई,
क्योंकि मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति का सर्वाधिक संख्या और मध्य प्रदेश में ही जंगल और ज़्यादा है जंगली क्षेत्र। नेक्स्ट 26 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 24 नंबर आप लोग देखिए पहले। 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम वर्ष 2000 में लॉन्च किया गया? तो कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया गया था? प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 में ये लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न 25 नंबर देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर पैदा करने के लिए 1993 में कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो 1993 में कौन सी योजना शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री रोजगार योजना। क्या शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री रोजगार योजना से भी प्रश्न पूछा जा रहा है। नेक्स्ट है, भारत में गरीबी रेखा का अनुमान लगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि है? तो कौन सी विधि? आय विधि हो सकती है सबसे बेस्ट, जिसका आंसर क्या हो जाएगा? 26 का जो आंसर हो जाएगा आय विधि, निवेश विधि, पूंजी विधि। ये क्या कह रहा है? भारत में गरीबी रेखा का अनुमान लगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि है? तो निवेश विधि, पूंजी विधि, आय विधि। ये आय के साथ आप चले जाइए, आंसर सी होना चाहिए, लेकिन इसे स्टार मार्क डाउट में रख लीजिए। देख लीजिएगा आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम 2000, तो ये तो आप अभी देखें 24 नंबर। 27 नंबर प्रश्न देखिए। गरीबी रेखा को मापने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में औसत कैलोरी की आवश्यकता होती है। देखिए, अगर हम लोगों को गरीबी रेखा को ग्रामीण क्षेत्रों में मापना है तो प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 24 कैलोरी, अगर उसे ऊर्जा नहीं लेता है वो, तो गरीबी रेखा में आएगा। तो प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 24 कैलोरी, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। 28 नंबर प्रश्न देखते हैं। 28 से अब शुरू करेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी की आवश्यकता अधिक है क्योंकि, अब देखिए, जो लोग गांव में रहते हैं वो खेती बाड़ी करते हैं, शरीर से परिश्रम करते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि वो हार्ड वर्क यानी लेबर वर्क ज़्यादा करते हैं, तो लोग शारीरिक श्रम में लगे हुए हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 29 नंबर प्रश्न देखते हैं। इसके पहले मैं इतिहास, भूगोल और पॉलिटी सेक्शन करा चुका हूं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, आप जाकर के वहां से देख सकते हैं। कौन सा आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेना है, प्रश्न पत्र देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, यानी सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान से अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं टीजीटी के लिए, तो कौन से दो विषय का कॉम्बिनेशन आपके लिए बेस्ट रहेगा, इस पे मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। और आप प्रश्न देख करके, और आपका ऑनर्स क्या है, सब्सिडरी क्या है, वो भी देखना होता है। देख करके आप फॉर्म फिलअप करके तब अपने सपनों को पूरा कीजिए। इनमें से कौन सा भारत में गरीबी का कारण नहीं है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि आर्थिक विकास का निम्न स्तर ये तो गरीबी रेखा का कारण है। कह रहा है कि गरीबी रेखा का कारण नहीं है, बहुत बार नहीं छूट जाता है। तो यहाँ इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ग्रामीण से शहरी भारत में लोगों का पलायन, तो इनमें से कौन सा भारत में गरीबी का कारण नहीं है कह रहा है? तो ये तो है कारण। भूमि का असमान वितरण ये भी कारण है, और नहीं तो इसका जवाब यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। नरेगा से प्रश्न पूछ लिया। नरेगा क्लास 10th में आपको देखने को सभी, देखिए मैं क्या कह रहा हूँ कि एनसीईआरटी की भाषा आसान नहीं है। आप टेक्स्ट बुक जो बिहार पब्लिकेशन का आता है ना, टेक्स्ट बुक क्लास 9th स्पेशली और 10th का आप क्या क्या पढ़ जाइए। अर्थशास्त्र देख लीजिए, अगर ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं लेना है तो नहीं देखिए।
इतिहास पढ़ जाइए और भूगोल। इतिहास भूगोल तो अवश्य पढ़ जाइए, ठीक है, एकदम अच्छे से। ठीक है, आप नहीं समझ में आ रहा है कि क्या पढ़ें कैसे पढ़ें, तो मैं मॉडल सेट तैयार करूंगा चैप्टर वाइज, कम से कम प्रश्नों में लड़ने वाला प्रश्न, और वहाँ डिटेल के साथ हम लोग पढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। और मैथ साइंस का तो हम लोग गर्दा छोड़ा देंगे, चाहे जो हो जाए, इस बार रिजल्ट लेना है, ठीक है। और जान लगा दो या जाने दो, एक मेरे दोस्त का कहनाम है कि जान लगा दो या जाने दो। जब फॉर्म फिलअप कर दिए हो, जब सोच लिए हो कि जॉब लेना है, तो हाथ पैर तोड़ के उस पर भिड़ जाओ, नहीं तो छोड़ दो। रील्स देख करके तैयारी बिल्कुल नहीं होगा, और सोच करके सिलेबस खाली देख करके और मन को संतुष्ट करके तैयारी नहीं होता है। सफलता तो आपसे समय मांगेगी, ये तो है। और जान लगा दो या जाने दो, ये वर्ड हमेशा याद रखिएगा। जब भी कुछ करना है, अगर करना है तो करना है, कदम बढ़ा दिए हैं तो उसको जैसे करें, मेहनत करके ही करना है, जैसे नहीं। वो तुक्का इसमें नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत डीप ये पूछा हुआ है प्रश्न, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो। जब तक आपको होल नॉलेज नहीं होगा तो वन लाइनर आंसर मारने से काम नहीं चलेगा। यहाँ नरेगा किस वर्ष लागू किया गया था, तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा, नरेगा जो है वो लागू किया गया था ये 2006। देखिए, नरेगा तो लागू हुआ था 2006 में, और ऑप्शन में ही नहीं है, तो इसका जवाब ऑप्शन ई हो जाएगा। हाँ, एक चीज़ यहाँ मैं चर्चा कर दूँ, नरेगा योजना को लॉन्च किया गया था 2005 में, लेकिन ये लागू की बात किया है। जैसे मान लीजिए भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया, यानी ये सब कुछ रेडी है, लेकिन ये फोर्स में कब आया? 26 जनवरी 1950 को। तो अगर प्रश्न पूछेगा कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ, तो हम मार देंगे 26 नवंबर 1949, वो तो बन कर तैयार हुआ था। तो वहीं यहाँ पूछा नरेगा किस वर्ष लागू हुआ था, तो ये 2006 में लागू हुआ था, और ये 2005 में योजना बना था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई। 31 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे गरीबी का सामाजिक सूचक नहीं माना जाता है? तो 31 का आंसर आपका हो जाएगा परिवहन के साधनों का कम होना, निरक्षरता स्तर, स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच का अभाव। तो कह रहा है सामाजिक सूचक नहीं माना जाता, ये तो तीनों को माना जाता है, ये तीनों को, इसे स्टार मार्क कर लीजिए मेरे भाई। ये प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे गरीबी का सामाजिक सूचक नहीं माना जाता है? हाँ ठीक है, मिल गया आंसर। इसका जो जवाब हो जाएगा परिवहन के साधनों को कम होना, तो ये सूचक नहीं है। चलिए 32 नंबर प्रश्न देखते हैं। 32 नंबर प्रश्न हो जाएगा, जनांकीय संक्रमण की द्वितीय अवस्था को सुलभता से ले जाना जाता है, तो ये जनसंख्या किस लिए जाना जाता है? तो जनसंख्या विस्फोट के लिए जाना जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर को कम करना संकेतक है, तो ये किसका संकेतक है? बाजार में अधिक तरलता का संकेतक है। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई एक बैंकर्स बैंक के रूप में कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका तीनों कथन सही है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए और आखिरी पेज पे चलते हैं, और एक बार और रिक्वेस्ट करेंगे, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन दबा करके लाइक बटन का जो दिख रहा है सिंबल, उस पर थोड़ा सा कष्ट करके ज़रूर लाइक कर दें। चलिए लाइक करें या ना करें, आप तैयारी करें। भारत में घाटे के वित्त पोषण का उपयोग के लिए संसाधन जुटाने के लिए किया जाता है, तो संसाधन जुटाने के लिए क्या किया जाता है? विदेशी ऋण को कम किया जाता है,
क्या किया जाता है? विदेशी ऋण को कम किया जाता है। GNIGPL गेल इंडियन बायोगैस संयंत्र बिहार में किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? ये देखिए, ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है। क्या है? करंट अफेयर्स का प्रश्न है। तो ये किया जाएगा ब्रह्मपुर और बक्सर में। कहाँ किया जाएगा? ब्रह्मपुर और बक्सर में। 37 नंबर प्रश्न है, निम्न में से विशेष आर्थिक क्षेत्र की कौन सी विशेषता नहीं है? तो इसकी कौन सी विशेषता नहीं है? श्रम कानूनों में लचीलापन इसकी विशेषता नहीं है। डगमरा जल विद्युत परियोजना, तो ये कोसी नदी से संबंधित। चलिए 39 और 40 नंबर प्रश्न देखते हैं। बिहार राज्य बीज निगम को ISO प्रमाण पत्र मिला है। निम्नलिखित पर विचार करें और सही उत्तर चुनें। गुणवत्ता प्रबंधन और अभ्यास प्रमाण, तो बिल्कुल सही है। पर्यावरण प्रबंधन अभ्यास प्रमाणन, ये भी सही है। रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रमाणन, ये भी सही है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट और ये आखिरी प्रश्न इकोनॉमिक्स का। कैसा लगा आप लोग एक कमेंट ज़रूर करेंगे कि आपको किस प्रकार का प्रश्न चाहिए और आपको ये सेशन कैसा लगा, और लाइक ज़रूर कीजिए। 2022-23 के बजट के संशोधित अनुमान की तुलना में उधार के अलावा 2023-24 के बजट में कुल प्राप्तियों में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज होने की उम्मीद है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 6%। तो ये था आपका इकोनॉमिक्स का कुल 40 MCQ। साथ ही साथ मैं इसका जनरल पेपर का आगे कराऊंगा। जो जनरल पेपर का प्रश्न होगा उसमें मैथ और 8-8 करके सभी प्रश्न को लिया जाएगा और देखा जाएगा। फिर PRT के 1, 2, 3 में पूछे गए सभी मैथों का महामैराथन, फिर सभी प्रश्नों का महामैराथन। ये मैं बारी बारी से, देखिए समय तो लगेगा तैयारी में, हम लोगों को ऐसे पढ़ना है कि स्मार्ट तरीके से 5000 प्रश्न में से 50 प्रश्न नहीं लड़ाना है। हम लोगों को 500 प्रश्नों में से 100 प्रश्न लड़ाना है। समझ गए? उस तरीके से हम लोग स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। फिर हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में इसी जोश और उमंग के साथ। आपका अपना चैनल स्टडी विद राहुल आपके साथ कदम से कदम मिलाकर।